सहकार 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 सहकार। अभी बहुत सोसाइटी, फादर की डेथ हो गई, एक बेटा उस फ्लैट में रहता है और घर में सेटलमेंट है कि फादर के जाने के बाद ये फ्लैट इसका। तो बहुत से एक्सपर्ट ये एडवाइस देते हैं कि बाकी के 3 भाई मिलके एक रिलीज डीड बना दे और रिलीज डीड साइन कर लो और भाई का फ्लैट हो जाए। रिलीज डीड बना है तो सर वो रिलीज डीड किसके बीच में बना, ओनर्स के बीच में कि लीगल एयर्स के बीच? तो लीगल एयर के पास कौन सा राइट होता है रिलीज करने के लिए, ओनरशिप का कि हेयरशिप का? तो आपने रिलीज क्या किया, बात ओनरशिप की हो रही है। सर उस एडवोकेट को बोलने का कि इसका टाइटल सर्टिफिकेट दे कि रिलीज डीड पे मैं ओनर बन गया। तो सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोलता है कि आपके पास जो अधिकार है वो ही आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपके पास अधिकार तो हेयरशिप का है, तो आप हेयरशिप ही ट्रांसफर करोगे ना। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी का अकेला हेयर बचा है लेकिन ओनर वो भी कहां बना? तो हमारा महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट आर्टिकल 52A, आर्टिकल 52B महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट 52A क्या बोलता है मालूम है? टू रिनाउंस द क्लेम इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 200 रुपीज स्टैंप ड्यूटी इज एप्लीकेबल। क्या बोला मैंने? टू रिनाउंस द क्लेम इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो रिनाउंस का मतलब ओनरशिप नहीं होता है, मैं मेरा क्लेम छोड़ रहा हूं। कौन सा क्लेम है? हेयरशिप। ओनरशिप लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। दूसरा, कौन सी प्रॉपर्टी में? एंसेस्ट्रल। तो फादर मदर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल नहीं होती। वो जो 3-4 पीढ़ियों से प्रॉपर्टी चल रही है ना, उसको एंसेस्ट्रल। तो ये बोगस हुआ कि नहीं हुआ? और यही 200 रुपए का स्टैंप ड्यूटी भरवा के मुंबई में लाखों लोगों के पास होगा। 52B में लिखा है, इफ एनीथिंग अदर स्टैंप ड्यूटी शैल बी एप्लीकेबल एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 25। और 25 बोलता है 5% स्टैंप ड्यूटी, जिसको कन्वेंस बोलते हैं ना। देखो, जब भी कोई प्रॉपर्टी का ओनरशिप ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं कन्वेंस। तो रिलीज डीड बिटवीन लीगल हेयर इज नॉट ए कन्वेंस। अगर एक कन्वेंस है तो आपको 5% स्टैंप ड्यूटी और 1% मेट्रो सेस है। फादर जब बेटे को गिफ्ट देता है 200 रुपया स्टैंप और 1% मेट्रो सेस है, तो आदमी जिंदा है तो 200 रुपया प्लस 1%, तो मरने के बाद फ्री में सरकार इतना बड़ा लूप होल छोड़ देगी? तो एमसीएक्स एक्ट में बोलता है कि खाली आप टेम्पररी हो, तो सर टेम्पररी आदमी कैसे ओनरशिप का राइट दे सकते? तो इसीलिए हम लोग चेन डॉक्यूमेंट बोलते हैं, डेवलपर टू ए टू बी। और अगर दुर्भाग्य से बी की डेथ हो गई है और सी उसकी वाइफ है, तो किसी ने पूछा बी टू सी का डॉक्यूमेंट का है और सी से कोई खरीद भी रहा है। इसीलिए अभी जो एमसीएक्स रूल में चेंजेस आया, क्लियर लिखा हुआ आया है कि आपको प्रोविजनल मेंबर का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं लिखना है, देती है। और उसके फैमिली मेंबर उसको कोर्ट में ले गए तो मैनेजिंग कमेटी जवाब देगी क्या? जो मालिक नहीं उसको आप एनओसी दे रहे हो, उसका नाम आप शेयर सर्टिफिकेट पे लिख रहे हो। ऐसी प्रॉपर्टी आप कभी खरीदना नहीं है, आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ। अब मान लीजिए कि हस्बैंड की डेथ हुई, या तो विल है या तो विल नहीं। तो मुंबई, चेन्नई और होल वेस्ट बंगाल में उसका प्रोबेशन मैंडेट है। तो प्रोबेशन में कोर्ट ने ये तक चेक नहीं किया कि उसकी प्रॉपर्टी है भी कि नहीं है। तो ये भी लोग मिस इंप्रेशन में चलते हैं कि प्रोबेट हो गया तो हम ओनर बन गए। सर प्रोबेशन में सिर्फ विल जेन्युइन है कि नहीं वो देखा गया। आपकी प्रॉपर्टी का कोई डिटेल कोर्ट ने नहीं पूछा। अगर कोई चैलेंज करता है जेन्युइननेस को, तो कोर्ट वो हिसाब से सूट में कन्वर्ट होता है। तो ये प्रोबेशन में सिर्फ इतना होता है कि विल जेन्युइन है कि बोगस, या कोई कंटेस्ट है। भाई किसी प्रेशर में तो आके विल नहीं बनी है। एक बेटे के साथ माँ बाप थे तो उसने डरा धमका के तो विल नहीं बनाई है, तो दूसरा भाई उसको चैलेंज कर सकता है। ऐसा नहीं कि विल साइन हो गया तो जेन्युइन ही है, किस परिस्थिति में बनी उसको भी चैलेंज हो। इसके साथ ही हमको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मांगना है कोर्ट से। 2 चीजें क्लब होती है, प्रोबेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर। तो बहुत से एक्सपर्ट बोलते हैं एलओए मिल गया तो मालिक हो। कभी आप वो एलओए का ऑर्डर पढ़ना, उसमें कोर्ट क्या लिखते मालूम है? कि मैं एक्स पर्सन को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर रहा हूँ और 6 महीने के अंदर अंदर ये जो जिसकी डेथ हुई है उसका क्रेडिटर का लिस्ट लेके आओ। क्या बोला है? ये नहीं बोला आप ओनर बन गए, आप क्रेडिटर का लिस्ट लेकर आओ। उसके बाद जो भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो जब क्रेडिटर का लिस्ट ओपन करता है, मान लीजिए इनकम टैक्स 20 लाख बाकी है, किसी का 40 लाख बाकी, किसी का 25 बाकी है, और कोर्ट अपने को पेपर नोटिस दिलवाएगा कि इस आदमी का जो पैसा मांगता है सब आओ। अब मान लीजिए मेरा एक रनिंग बिजनेस है, मेरा साल का 100 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब महीने का 8-10 करोड़ का टर्नओवर है, तो एनी टाइम मेरे मार्केट में पैसे तो देने बाकी है। अगर मेरी डेथ हो गई और आपके हिसाब से विल प्रोबेट पे मेरे वाइफ को मालिक बन गए, तो आप में से जिसका पैसा बाकी कौन दे? इनकम टैक्स कौन देगा? जीएसटी कौन देगा? प्रोफेशनल टैक्स कौन देगा? बैंक का लोन बाकी है कौन देगा? क्रेडिटर के पेमेंट बाकी हो कौन देगा? तो ये सबको है ना पेमेंट कोर्ट दिलवाती है। हाँ, या तो मेरे वाइफ को बोले कि आपके पास पैसे देने को है तो आप दे दो, नहीं है तो अगर आपके हस्बैंड की 4-5 प्रॉपर्टी है तो ये पार्शियल प्रॉपर्टी हम बेचने की अथॉरिटी आपको देते हैं, तो उससे वो पैसे से चुकता है। अब ये गलतफहमी एक और घूमती है, सक्सेशन एक्ट और सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो सर सक्सेशन सर्टिफिकेट इज नॉट मोर देन टू कलेक्ट डिजीज पर्सन्स मूवेबल प्रॉपर्टी। खाली आपको मूवेबल में क्या हो गया? शेयर्स है, एफडी है, या कोई मेरा बिजनेस कर रहा हूं, मेरा 2-4 करोड़ का उधारी आने बाकी, उसको सिर्फ कलेक्ट करने का अधिकार है।
ओनरशिप उसमें भी नहीं लिखा है, लेकिन लोग उसको भी वही समझते हैं। लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट, भाई आप जिस पर्सन की डेथ होगी उसका आप लीगल एयर हो, दैट्स ऑल, वहां पे मामला खत्म। तो ये सब लास्ट में कोर्ट से घूमते घूमते जब तक ट्रांसफर डीड का ऑर्डर नहीं आता है तब तक आप ओनर नहीं बनते, और उस ट्रांसफर डीड को कोर्ट ऑर्डर से नहीं फिर जाके आपको रजिस्टर करना है। तो वही 1000 रुपया रजिस्ट्रेशन, 500 रुपया स्टैम्प ड्यूटी अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, और कमर्शियल है तो 3%। मान लीजिए 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 15 लाख भरना है, और 1% मेट्रो सेस मुंबई में जो लगता है। तो ये फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद वो ओनर बनता है। सर अगर ये रिलीज डेट से सब कुछ होता है तो फॉर्मेलिटी क्यों खड़ी की है सरकार ने, ये कोर्ट क्यों बना रखी है? सहकार 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 सहकार